प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। कितना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो कितना की माला की जपती है वो जोगन। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हुई हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि श्री कृष्ण कला के शिखर थे, 64 विद्याएं, 16 कला के ज्ञाता थे, संपूर्ण व्यक्तित्व थे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कला का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों को सचमुच अगर उनमें व्यक्तित्व का विकास करना है, चरित्र का निर्माण करना है, तो सिर्फ कला ही एक माध्यम हो सकती है। तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कला जो है हमारे युवाओं को, कुछ एक युवा हमारे भटक गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नशा बढ़ता जा रहा है, अनेक प्रकार के नशे की प्रवृत्ति हमारे युवाओं में बढ़ती जा रही है। तो अगर वो युवा कला की ओर जाते हैं तो स्वतः ही उनकी जो ऊर्जा है वो रूपांतरित हो जाती है। कला सचमुच जो कामना होती है इसको बहिष्कार नहीं करती, इसका परिष्कार करती है। परिष्कार मतलब उसको परिमार्जित करती है, रूपांतरित करती है, परे जाने का आविष्कार करती है, यानी देह से आगे जाने का, शरीर से आगे जाने का आविष्कार करती है। और युवा साथियों, सचमुच आज की जो मांग है, आज की मांग यही है कि हमारे युवा हर चीज पे बात करे, संवाद करे, नृत्य करे, गान करे, लेकिन अपने भीतर जो एक प्रेम की संभावना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण तो प्रेम अवतार भी मानते हैं, संपूर्ण अवतार मानते हैं। तो यह चीज भी बहुत जरूरी रहती है। हम अक्सर कहते हैं, अर्ज है कि ये उम्र ही ऐसी होती है। सुमित जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, कलाकार हैं, गायक भी हैं, तो हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से उम्र में प्यार आंखों में होता है, दिल में नहीं। कम से उम्र में प्यार आंखों में होता है, दिल में नहीं। प्यार के रास्ते तो हर रोज मिलते हैं, पर मंजिल नहीं। साथियों, सचमुच मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों को ज्यादा ज्ञान से लादना नहीं चाहिए। हमारी मानवता के ऊपर अब सूचनाओं का इतना बोझ पड़ गया, इतना बोझ पड़ गया, अब तो कला ही होनी चाहिए। क्योंकि जब ज्ञान सिर में रहता है तो सूचना का बोझ होता है, और जब दिल में उतरता है तब वो बोध बनता है, भक्ति बनती है, और जब हाथों में आता है तो कर्मयोग बनता है। आपको कर्मयोगी बनना है, लेकिन ऐसे कर्मयोगी बनना है जिनमें अपार प्रेम करने की संभावना हो। लेकिन प्रेम ये प्यार नहीं, एक दिन किया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन वो, चौथे दिन। क्योंकि जब हम नशे के लिए जब हम अवेयरनेस देते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, सचमुच जब काउंसलिंग करते हैं, तो हमें अगर 10 केसेस है तो उनमें से 7-8 केसेस, 6-7 तो पक्के होते हैं। क्या था? लव अफेयर था, दिल टूट गया। अब दिल टूट ही गया, जी के क्या करेंगे, अब पी के ही कुछ कर लेते हैं। पी के क्या करेंगे, तो जिएंगे तो नहीं। तो मैं तो यही युवाओं से यही कहता हूँ कि अपने भीतर सचमुच स्व ज्ञान की ओर जाएं। प्रेम बुरा नहीं है, क्योंकि सचमुच ये प्रेम से सृष्टि चल रही है, लेकिन प्यार को जरूर समझे। वो इश्क भी क्या है, अर्ज है। आज पीछे बैठे युवा हैं, अगर इरशाद कहे तो अर्ज कहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे बहुत गंभीर हैं। या तो अगली उनकी प्रेजेंटेशन होता है, सचमुच होता है। कभी हम भी जब हमारी प्रेजेंटेशन होती थी तो बस यही देखते थे, हम एंजॉय नहीं कर पाते, यहाँ से कौन बोल रहा है, नृत्य कर, बस ये कब हमें स्टेज पे जाना है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा साथियों, ये कहूंगा प्यार के लिए तो बस कि वो इश्क भी क्या इश्क है जिसमें जिस्मों का मिल ही जाना है। बहुत बार मैंने देखा है, कोरोना काल चल रहा था, हम कोरोना काल में सर्विसेज दे रहे थे, हम युवाओं को कहते अभिवादन के लिए नमस्कार करें। युवा बोलते थे सर ये पुरानी बात है, हम तो हैंडशेक करेंगे, गले मिलेंगे। तो उसमें कुछ पंक्तियां लिखी थी, शायद आप अच्छी लगे तो जरूर तालियां जाए। वो इश्क भी क्या इश्क है
जिसमें जिस्मों का मिल ही जाना है। अरे सच्ची मोहब्बत तो रूह से होती है, मिलने जिस्म तो एक बहाना है। और मुझे लगता है युवा साथियों, ये जरूरी नहीं कि ये बहाना आपको आना ही है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस अंत में यही कहूंगा कि कला की ओर जाएं। वो कला नृत्य कला भी हो सकती है, साहित्य कला भी हो सकती है, वो कला पाक कला भी हो सकती है, और वो कला संवाद कला भी हो सकती है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन सर बैठे हैं। एक बार की बात है, हमारे पूर्व जिलाधीश श्री राकेश कंवर जी हमारे मार्गदर्शक और मित्र रहे हैं। उनके साथ में मैं बैठा था, तो वो कुछ डिक्टेट कर रहे थे। तब तक मुझे नहीं था पता कि एक कला और भी होती है। तो फटाफट बोल रहे थे और पास में बैठे एक युवा साथी, युवा भाई साहब थे। तो मैं ऐसे बैठा था, 5 मिनट में तो राकेश कंवर साहब ने वो जो भी कहना था फटाफट लिखते। मैं हैरान हो गया, अरे कम्युनिकेशन स्किल तो मैं भी सिखाता हूँ, मेरी भी हैंड राइटिंग बड़ी फास्ट है। ऐसा क्या है कि ये सर डीसी साहब बोल रहे और ये लिख रहे। फिर मैं थोड़ा सा यूं देखा मैंने, तो फिर मुझे लगा सिंबल जैसे क्या थे वो सिंबल जैसे। यानी कहने का मतलब है एक कला ऐसी होती है जो संवाद की कला होती है, जो इशारों में ही होती है, बस संकेतों में ही होती है, जिसके जो पवन सर महार है, पृथ्वी में महार है। यानी स्टेनोग्राफी। हैमलेट करके एक नॉवल है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर पढ़ना। उसमें एक लाइन थी, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, अर्थात जो संक्षिप्तता है वो बुद्धिमत्ता की आत्मा है। तो संक्षिप्त बनना सीखे, ये भी एक कला है। अर्थात किसी भी कला की ओर जाए, और सचमुच आप अगर कला की ओर जाओगे तो जो आज का युवा कामना से पीड़ित है, आज का युवा सचमुच में कह रहा हूं, कभी उसकी कामना सेल फोन की ओर चली जाती है, कभी किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भी बात हो ही रही है, सचमुच चली जाती है, लेकिन अंततः क्या होता है, उसको हाथ कुछ नहीं लगता है। तो मैं तो यही कहूंगा युवा साथियों, सचमुच प्रेम की जो आप में अपार संभावना अपने भीतर, उस प्रेम को जगाएं, प्यार में पागल ना हो जाएं, और ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और वो तभी संभव है कि कामना से अगर आपका सामना कोई करवा सकता है तो वो कला है, चाहे वह संकेतों और इशारों में पवन सर की जैसे, प्रीति मैम के जैसे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी जो स्टेनोग्राफर होते हैं बहुत बड़े कलाकार होते हैं, बहुत ज्यादा बातें कहें जारी और छोटे छोटे शब्दों में कहना, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करना। ये संवाद कला हो, नृत्य कला हो, या फिर सुमित जी जैसे गायक बन जाइए, किसी भी प्रकार की कला। अपने को तो नहीं कहूंगा कि हमारे जैसे स्पीकर बन जाए, वो तो ऐसे होगा अपने मुंह में या पिट्ठू है ना। पर फिर भी मैं जरूर कहूंगा, अंत में यही कहूंगा कि सचमुच संवाद कला भी जरूर सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ आए संदीप ठाकुर VRO हैं, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब एवरग्रीन इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी तो हमारी शिक्षा क्रांति की स्थापना भी हुई थी, क्योंकि यह 15 या 16वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो आपके लिए तो और भी एक बार साधुवाद और हार्दिक शुभकामनाएं इन्हीं शब्दों के साथ कि माना तारीखों में साल दर साल अतीत हो रहे हैं, माना तारीखों में साल दर साल अतीत हो रहे हैं, हम जीने का जज्बा है जिंदगी हम यूं ही नहीं व्यतीत हो रहे हैं, यूं नहीं व्यतीत हो रहे हैं। और चंदन सर, अपेक्षा करता हूं, ऐसी आशा करता हूं कि आपका जीने का जज्बा इसी तरह से बना रहे, इसी तरह से आप बच्चों का मार्गदर्शन करें। प्रीति मैम और आपके सभी जितने भी स्टाफ मेंबर, फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं और रोजगार शिक्षा भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, स्पेशल थैंक्स टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर, इतने अच्छे मैसेजेस हमारे को आज इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम्स हैं, वेरियस परफॉर्मेंस हैं, जिनकी सभी की अपनी वैल्यूज हैं, लेकिन मैं तो स्टेनोग्राफर के बारे में नहीं बता पाऊँगा। स्टेनोग्राफर एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत ही सस्ता है, और इसमें मैं ये बोलूँगा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट 100% है। अगर आप जॉब नहीं भी लगते हो तो आप किसी एडवोकेट को भी पकड़ोगे तो भी अपना 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
राइटिंग, ऑलवेज प्रैक्टिस। आप अपना लेसन आप अपने बुक कर रहे हो, मैक्सिमम मैंने देखा है कि शुरू में बच्चे आते हैं, मान लो सपोज करो 10 बच्चे आ रहे हैं और उन्होंने ये ज्वाइन कर लिया, 3 बच्चे तो 3 महीने बाद छोड़ के चले जाएंगे जी क्या है ये, कुछ नहीं है। 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि यार जॉब तो मिली नहीं, कुछ नहीं होगा, और जो एंड तक डटे रहते हैं वो मैं 100% श्योर करता हूँ कि इसमें जॉब के 100% चांसेस है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर में था, मेरी घर की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। मैंने स्टेनोग्राफी ज्वाइन की और 6 महीने बाद मैंने छोड़ दिया जब मैं स्पीड में आने वाला था। मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, फिर मैंने पढ़ाई की, मैं बीकॉम एमकॉम कर रहा था और मुझे लगा कि ऐसी कौन सी जॉब हो सकती है। मैक्सिमम जॉब में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सिफारिश चाहिए होती है, कुछ ना कुछ बंदा देखता है कि यार मुझे कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हमारा जो स्टेनोग्राफी का ये कोर्स है, इसमें किसी भी तरह का किसी की भी अप्रोच की जरूरत नहीं है। इसमें प्योरली आपकी टेक्निक है, अगर आप इसको अडॉप्ट करते हो तो 100% जॉब आपको मिलेगी। ऐसा ही क्या हुआ कि मैंने इनको छोड़ दिया। उसके बाद मेरा एक दोस्त है अर्जुन है, वो आजकल पीए है डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर के साथ। वो बहुत ही गरीब था, उसके घर वालों ने +2 उसने साइंस में की और उसके घर वालों ने बोला कि जी हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे। उसने मेरे से संपर्क किया शिमला में, और मेरा भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। मैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था शिमला में। सुबह 4 बजे उठ जाते थे और बैरियर से हम 4:30 बजे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैंने ऐसे ही किया। तो वो आ गया, शिमला आया कि भाई मेरे लिए कोई काम देखो। मैंने किसी दुकान में उसको लगवा दिया वहाँ पे, और कुछ साल के कुछ महीने उसने वहाँ नौकरी की। तो उससे गुजारा क्या, मैं तो उसको पढ़ने के लालसा था। और उसके बाद वो किसी डॉक्टर का एक हॉस्टल था, वहाँ पे खाना लग गया बनाने। बोल रहे यार मेरा क्या होगा, नौकरी तो नहीं मिल रही है, घर भी मैंने छोड़ दिया, अब करनी भी BSc है मुझे। उसके बाद वो उसने क्या करना, रोज वहाँ खाना बनाना और अपने चले जाना संजौली कॉलेज में। नहीं हुआ उससे, BSc कहाँ होनी थी, इतना प्रेशर था। तो मैंने बोला यार तुम्हें ना शॉर्ट हैंड ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने छोड़ दी थी, हालांकि मैं पढ़ रहा था, एमकॉम कर रहा था मैं। और बोले अच्छा जी मुझे शॉर्ट हैंड ज्वाइन करनी है, क्या है कहते हैं ये बीमारी। मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे है, तुझे मैं खुद लेके गया उसको वहाँ पे। उसने शॉर्ट हैंड शुरू किया और उसको डॉक्टर ऑफ शॉर्ट हैंड बोलते थे वहाँ पे। उसने अपने ही शॉर्ट हैंड क्रिएट कर दी वहाँ पे, और जी तो उसको लग गया। वो DC ऑफिस में ज्वाइन किया उसने। उसके बाद बोल रहे यार मैं तो जॉब लग गया। मैंने कहा यार मैं तो बेरोजगार हो गया, मुझे तो नहीं जॉब मिली, आपको तो जॉब नहीं मिल गई भाई। बोल रहे यार अब क्या करें। मैंने कहा यार घर की स्थिति मेरी भी सही नहीं है। तो इनका मीन बात कहते यार तुम स्टेनो का कर फिर से। मैंने फिर से ज्वाइन किया और जी हम बहुत मेहनत करते थे। मैं पार्ट टाइम होटल में भी अकाउंट्स का काम भी करता था, उसके साथ मैं स्टेनोग्राफी भी करता था। उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। लेकिन हमारे को जब पता है कि हमने करना क्या, सबसे पहले हमारे को एम क्लियर होना चाहिए अपना, क्योंकि हमारे को किसी को भी क्लियर नहीं था कि क्या गांव के परिवेश से थे हम। तो फिर मैंने भी तैयारी किया और मैंने क्या किया कि जब भी मेरे को मौका मिला, कोई मेरे को 10th फेल भी मिलता था, मैं उसको बुक देता था यार मेरे को डिक्टेशन दो। मैं मंडी टेस्ट देने गया, जजमेंट राइटर का टेस्ट था। और जी अभी जज तो बहुत स्पीड में देते हैं डिक्टेशन, हमारे यहाँ सिविल में बहुत स्लो होती है, इतना नहीं है। तो जज साहब ने शुरू किया, रिलेक्टेंट वर्ड आया। मैं सोचूं कि इसको लिखना कैसे है मुझे। जब तक मैं सोच के हटा तब तक डिक्टेशन खत्म हो चुकी थी और मैं अपना मुंह लेके आ गया कि क्या है ये। मैं फिर नर्वस हो गया यार नहीं छोड़ दूंगा इसको। नहीं, फिर मैंने फिर से एफर्ट्स किए और फिर मैंने मंडी में निकाला जजमेंट राइटर का, वहाँ नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने सेक्रेटरीट में निकाला। इसी जॉब के दौरान मैंने बोला यार पहले कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 8 साल का होता था कि कैसे करेंगे, आगे से आगे जाते रहेंगे। मैंने छोड़ा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था, डीसी साहब बहुत मानते थे कि मेहनती है, ऐसा है वैसा है, जो भी है। तो फिर ये अचीव किया। और मैं तो आप लोगों से ये बोलता हूँ कि आप जब भी आपका मौका मिले एक दूसरे के साथ शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लो, अच्छे से लो, और न्यूज़पेपर से डिक्टेशन लो किसी से,
न्यूज़ लगी है उसको, ये नहीं कि आपसे न्यूज़ पूरी लिखी जाएगी, जितनी लिखी जाए तो ऐसे ऐसे करके आप कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे। थैंक यू।